प्रणाम सभी भैया बहनों को। आते हैं इस 8वीं इकाई के दूसरे भाग में मृदा क्षरण यानी भूक्षरण से होने वाली हानियाँ कौन कौन सी अथवा मृदा क्षरण से होने वाली हानियाँ किस निम्न प्रकार है। उत्तर में लिखेंगे। पहला, इसके द्वारा भूमि की ऊपरी उपजाऊ सतह नष्ट हो जाती है। सबसे बड़ा लॉस कौन सा कि जिस उपजाऊ भूमि के लिए हम इतनी मेहनत करते हैं, यानी उससे बंजर भूमि होती है, उस बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने में जितना प्रयास हुआ है, पेड़ पौधे काटना, उनकी जड़ें खोदना, उसमें पौधों के ठूंठ रहेंगे उनको खोद के बाहर निकालना, पत्थर बहुत सारे रहेंगे उन पत्थरों को मेड़ों पर पहुंचाना, फिर उस ज़मीन में जीवांश पैदा करना। जीवांश पैदा करने के लिए कई सालों तक हमें गोबर की खाद या हरी खाद वाली फसलें बो कर के उसे रंगाना पड़ेगा। फिर जीवांश देने वाली फसलें उसमें बोना पड़ेगा, जैसे आलू वगैरह है तो यह सड़ेगी, मूंगफली डालना पड़ेगा। मूंगफली के कुछ टुकड़े जो भूमि में ही रह जाते हैं सड़ कर के जीवांश देते हैं। तेल वाली फसलें बोएंगे हम, जगनी है, सरसों है, ऐसी फसलें गिरेगी तब जीवांश पैदा होगा। इतनी जीवांश वाली जो मृदा रहती है, यह मृदा क्षरण के द्वारा, भूक्षरण के द्वारा उपजाऊ जो भूमि होती है वह बह कर के नदियों में पानी में घुल कर के चली जाती है। और जहाँ अनुपजाऊ ज़मीन होगी वहाँ जब पानी फैलेगा घास के मैदानों में, वहाँ ले जा कर के इसे डाल देती। जहाँ उपयोग होता है वहाँ नहीं रहता, और जहाँ उपयोग नहीं होता है वहाँ वो मिट्टी पहुँच जाती है। उसी को कछारी मिट्टी बोलते हैं, है ना। असम मेघालय में बांगर और खादर जो मिट्टियाँ होती है, यह उसी के उदाहरण है। खाद वाली मिट्टी खादर मिट्टी होती है, और जो पहाड़ी मिट्टी लुढ़कती है वो बांगर मिट्टी कहलाती है, जिसमें पत्थर रहे। तो मृदा क्षरण से सबसे बड़ा लॉस पहला कौन सा होता है? इसके द्वारा भूमि की उपजाऊ सतह नष्ट हो जाती है। दूसरा, भूमि का उपजाऊपन नष्ट होने से क्या होगा? उपजाऊपन नष्ट होता है तो उपजाऊपन नष्ट होने से फसलों का उत्पादन अत्यंत कम हो जाता है। जीवांश ही नहीं रहेगा ज़मीन में तो क्या होगा? पेड़ पौधे दुबले रह जाएंगे, छोटे रह जाएंगे, हैं? उनकी जब फल देने योग्य उम्र होगी उस समय तक समझ में आया कि कैपेसिटी ही भूमि की समाप्त हो गई, तो उसमें फल ही नहीं लगेंगे, हैं? तो इससे उत्पादन अत्यंत कम हो जाता है ना। खुशी खुशी जो काम होता है वह दुख में नहीं होता है। तो यहाँ उपजाऊपन नहीं रहने से मृदा दुखी हो जाएगी। मृदा दुखी हो जाएगी तो उसमें पनपने वाले पौधे दुखी अपना जीवन करेंगे, और उस दुखी जीवन में हम परिणाम चाहेंगे बेस्ट टू बेस्ट होना, फर्स्ट डिवीज़न मेरिट होना, कहाँ से मिलेगा, है ना। तो पढ़ाई के लिए जैसे वातावरण अच्छा होना, किसी बात की कमी पढ़ाई में नहीं होना, है, मन खुश रखना, है, तो पढ़ाई अच्छी हो पाएगी। इसी प्रकार से फसल का भी है कि फसलें भी तभी अच्छा उत्पादन देती है जब उन्हें मृदा से अच्छा उपजाऊ केसीय जल प्राप्त होगा। तीसरा, वर्षा का जल अपधावन के रूप में नष्ट हो जाता है। जब ढालू भूमि अगर रहेगी, खूब ज़्यादा पानी बहेगा तो क्या होगा कि जो वर्षा का जो जल रहेगा, अपधावन यानी एक बूंद गिरी और उसके पीछे दूसरी बड़ी बूंद, फिर तीसरी बड़ी बूंद, तो उस बूंद को नीचे ज़मीन में प्रवेश ही नहीं होने देगी, तब तक दूसरी बूंद उस पहली बूंद को बहा करके ले जाएगी। ऐसी लगातार अगर
बड़े बड़े छींटों की अगर बरसात होती है, तेज बरसात होती है, तो पानी बहने में वर्षा का जो जल रहेगा वो जमीन के अंदर रिसेगा ही नहीं, तो जीवांश पदार्थ बढ़ेंगे ही नहीं। जब जीवांश पदार्थ बढ़ेंगे नहीं तो वो भूमि बंजर हो जाएगी। जल द्वारा मृदा क्षरण से भूमि में अवनालिकाएं बन जाती है। तेज गति से पानी गिरने के कारण, ज़्यादा गति से बहने के कारण अवनालिकाएं बन जाती है, जिससे कृषि क्रियाओं को करने में बाधा उत्पन्न होती है। नालियाँ बन जाएगी तो डौरा हम घुमाएंगे तो डौरा घूम नहीं पाएगा, क्योंकि नाली हो जाएगी। जहाँ ऊंची ज़मीन रहेगी वहाँ पर गुड़ाई हो जाएगी, खेत की मल्चिंग हो जाएगी, मिट्टी की मल्चिंग हो जाएगी, परंतु जहाँ नालियाँ रहेगी वहाँ पर मल्चिंग नहीं हो पाएगी, और जो मृदा जाएगी भी उस नालिका में तो वो बह जाएगी। कृषि क्रियाएं करने में बाधा आ जाती है। तीसरा, मृदा क्षरण द्वारा सड़क एवं रेल मार्ग भी नष्ट हो जाते। जब ज़्यादा गति से पानी बहता है तो हम देखते हैं पुलियाएँ टूट जाती है, रेल मार्ग बह जाते हैं, आसपास जो गिट्टी होती है वो बह जाती है। भारी क्षति सरकार को होती है, और सरकार को क्षति होना यानी वह सीधा भार हम पर पड़ता है, उपभोक्ताओं पर। नष्ट हो जाते हैं, जिन्हें पुनः बनाने के लिए, यहाँ लिखना शेष रह गया, पुनः निर्माण करने के लिए लागत अधिक आती है। छठवां, मृदा क्षरण का हमारी आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। आर्थिक अर्थव्यवस्था भी हमारी नष्ट होती है। जितना खाद डाला हुआ होता है हमने, यूरिया, सुपर फास्फेट, डीएपी और गोबर की खाद, ज़्यादा पानी आने के कारण या खेत से बाहर पानी निकलने के कारण वो पूरी खाद बरसात में पानी के रूप में बाहर निकल जाती है। इसलिए अपने खेत का पानी बाहर नहीं निकलना चाहिए, ऐसी मेड़ बंधान बांधना चाहिए हमने, या तो फिर तालाब ऐसा बड़ा होना चाहिए कि वो पानी को पुनः हम अपने खेतों में भेज पाए। मृदा क्षरण का हमारी आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति पर भी प्रभाव पड़ता है। जब खूब पानी आता है तो उस समय पर क्या होता है कि हम कहीं काम धंधों पर नहीं जा पाते, समाज में उठने बैठने नहीं जा पाते, किससे मिलने बोलने जाते, क्या चल रहा है दुनिया में ये देख नहीं पाते। सामाजिक स्थिति हमारी विपरीत हो जाती है। प्रश्न है अगला, भूमि संरक्षण के उपाय लिखिए। भूमि को बचाने के उपाय कौन कौन से? तो उत्तर, भूमि संरक्षण के उपाय निम्नलिखित है। पहला उपाय है वृक्ष लगाकर। अभी अपन ने ऊपर नारा देखा, वृक्ष लगाओ, है ना, खुशहाली पाओ। वृक्ष लगाकर भूमि को रोका जा सकता है। खेतों में पशुओं को चरने न दिया जाए। दूसरा उपाय, खेतों में पशुओं को चरने नहीं दिया जाए। घास लगाकर चारागाह बनाना चाहिए। खेतों के बगल में 8-10 फीट जगह जो है वह कभी भी मेड़ के लिए रखना चाहिए कि खेत का जो पानी है वो उस घास में से छलक करके जाए। तो उससे होगा क्या कि जो घास होगी वो उसके तने, उसकी पत्तियाँ, उसकी शाखाएं वह मिट्टी को रोकेगी। ऊपर से भी जो तेज वर्षा होगी तो वो ज़मीन पर सीधा प्रभाव नहीं पड़ने देगी, और सीधा प्रभाव बूंदे ज़मीन पर नहीं पड़ेगी तो हमारी मिट्टी उखड़ेगी नहीं, और वह अगर खुरचाएगी नहीं तो बहेगी नहीं। दूसरी चीज़, वहाँ से पानी जाने से जो जड़ें होगी घास की वो ज़्यादा मात्रा में जल को अवशोषित करेगी, और जल को अवशोषित करने से क्या होगा कि वही जड़ें बाद में जीवांश पदार्थ हमारे खेतों को देगी। ऊपर की मेड़ का पानी ठंडी के दिनों में जब हम गेहूं बोते हैं तो रिस करके उसी घास में से नीचे के टुकड़े में आएगा, तो वो घास के जड़ें, उस समय तो घास सूख गई होगी, तो सूखी वाली जो घास होगी वो जीवांश बन जाएगी, तो वही जीवांश वाला पानी नीचे के टुकड़े को बहुत फायदा देगा, खाद का रूप कर लेगा, है ना। तो घास लगाकर चारागाह
ज़्यादा से ज़्यादा बनाना चाहिए। मेड़ बनाकर भूमि कटाव को रोकना, हर टुकड़े में छोटे छोटे टुकड़े बनाने चाहिए। हम देखते हैं ट्रैक्टर चलना चाहिए, इसके कारण हम बड़े बड़े टुकड़े बना लेते हैं और उसमें होता क्या, मृदा क्षरण ज़्यादा होता है। तो बैलों के द्वारा जो खेती करते हैं हम, यहाँ छोटे ट्रैक्टर जो होते हैं, छोटे किसानों ने छोटे ट्रैक्टर यूज़ करना चाहिए, 5 हार्स पावर के, 5 हार्स पावर 10 हार्स पावर ऐसे छोटे इंजन के बराबर भी ट्रैक्टर मिलते हैं। हाँ, उस पर बैठा नहीं जा सकता है, उसे माने हुए चलाना अपने को पैदल पड़ता है, परंतु वह मृदा क्षरण को रोकने में बहुत सहायक होते हैं। तो कभी भी हमने भूमि कटाव को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, मेड़ बनाना चाहिए, छोटे छोटे टुकड़े बना। फिर भूमि के समतल करके भूमि को इसको को बना लेंगे, भूमि को समतल करके भूमि के कटाव को रोकना, भूमि प्लेन रहना चाहिए। कंटूर पर खेती करके भूमि के कटाव को रोकना, है ना। कंटूर खेती हम देखेंगे चित्रों में कैसे होती है, छोटे छोटे अवनालिकाएं बना करके, मेड़े बना करके पहाड़ी क्षेत्रों में कंटूर पर खेती करके भूमि के कटाव को रोकना। फिर पट्टियों में बुआई करके, बुआई कभी भी पट्टियों में करना चाहिए, ताकि एक पट्टी का पानी दूसरा पट्टी रोकते जाए, ब्रेक लगाते जाए, है ना। उससे क्या होगा, जीवांश पदार्थ बहने से बच जाएंगे। पट्टियों में बुआई करके भूमि का कटाव रोकना। फिर ढालू मृदा पर सीढ़ीदार खेत करके भू कटाव को रोकना। फिर खारों के बंद बनाकर कंटूर को रोकना, जितने भी पत्थर रहेंगे उनके बंद बना देंगे, खारों के बंद यानी पत्थरों के बंद बना करके कटाव को रोकना। भूमि को परती खाली न छोड़ना, परती कभी भी माने जो खाली नहीं छोड़ना चाहिए, कुछ न कुछ उसमें हरी खाद वाली फसल, चारे वाली फसल ऐसी लगा करके रखना चाहिए, जिससे कि धूप अधिक खिले तो वह वहाँ से मृदा बहे नहीं। दूसरी बात, जब पानी भी गिरेगा तो ज़्यादा तेज बहाव से अगर उसमें चारे वाली भी फसल रहेगी तो मिट्टी को बहने से बचा लेगी। वर्षा के पानी को तालाब में एकत्रित किया जाए। सबसे बेहतरीन उपाय कि अपने खेत के नीचे के भाग में तालाब अवश्य होना चाहिए, और वह तालाब क्या करेगा, अपने खेत के पानी को एकत्रित करेगा, तो अपने खेत का जीवांश पदार्थ अपने ही खेत में रहेगा। ये देखिए, ज़्यादा पानी होने से ये मिट्टी के तट जो है ये नम पड़ जाते हैं, और नम पड़ने से ये टूटने से, फटने से ये बड़े बड़े वृक्षों सहित पेड़ भी इनके साथ चले जाते हैं, तो मृदा कटाव ऐसे ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे, भूमि कटाव किन किन विधियों द्वारा रोका जा सकता है। भूमि का कटाव किन किन विधियों के द्वारा रोका जा सकता है। धन्यवाद।